हमें खड़ा होना चाहिए सरकारों के खिलाफ, हमें खड़ा होना चाहिए उस ज़हनियत के खिलाफ जो फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहे। अगर मकसद आपका ऐसा है कि आप जंग के फेवर में खड़े हो जाएं, आप लोगों के खून खराबे के लिए खड़े हो जाएं, आप समाज को बांटने के लिए खड़े हो जाएं, कश्मीर का नाम लेकर के, कश्मीरी पंडितों का नाम लेकर के बाकी हिंदुस्तान के हिस्सों में आप विभाजन फैलाना चाहते थे, आप तफरका डालना चाहते थे, आप एग्रेसिव होना चाहते थे, और वही इस फिल्म ने किया। और उसको पूरी तरह से सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, पावर में हुकूमत जो चला रहे हैं, उनका पूरा का पूरा समर्थन हासिल है। ये कहना कि सारे मुसलमान आतंकवादी हो या सारे यहूदी एंटी मुस्लिम या सारे हिंदू एंटी मुस्लिम, ये सब एक ही जैसी बातें हैं। ये कच्चे और बीमार जहन की बात है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त देश के जो हालात हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, वो हम आप सभी शिद्दत के साथ महसूस कर रहे हैं। अभी गुजरात इलेक्शन और हिमाचल इलेक्शन के बीच में एक नई चीज, नई भी नहीं कह सकते, कुछ दिन पुरानी, लेकिन वो क्राइसिस की, एक कंट्रोवर्सी की शक्ल इख्तियार कर ली। कश्मीर फाइल्स, जो एक फिल्म बनाई गई थी, जो आपको याद होगा, जिसमें बाकायदा सरकार ने अपने एम्प्लॉइज को बाकायदा कहा, छुट्टियां दी, टिकट दिया, जाकर के जरूर देख करके आओ, और जो कुछ हकीकतें छुपी हुई हैं उसे देखो। उसका सीधा सीधा मकसद मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना था। उसमें कश्मीरी पंडितों पर जुल्म के बहाने कुछ और बहुत कुछ पैगाम दिया गया था। उसको दुनिया भर में क्रिटिसाइज भी किया गया था। अभी ताजा एक वाकया हुआ है, उस पर हम बात करेंगे गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान। इसके अलावा गोदी मीडिया के जमाने में आजाद पत्रकारिता की पहचान बाकी रखने वाला एनडीटीवी भी अब अडानी ग्रुप के पास चला गया है। रवीश कुमार का इस्तीफा आ चुका है, आप लोगों ने उनकी वीडियो देखी होगी। और प्रणव रॉय, जो उनको मुसलसल सपोर्ट कर रहे थे, उस कंपनी के सबसे बड़े जिम्मेदार थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। यानी शेयर बिक गए, दुकान बंद हो गई, तकरीबन ऐसी हालत है। अब वो भी वही करेगा जो कुछ और चैनल्स करते रहे हैं। इस पर बात करने के लिए, इन दोनों अहम इश्यूज पर, चूंकि ये दोनों जनता से जुड़े हुए मामले हैं और सीधे तौर पर हमारी आपकी सभी की जिंदगी पर इसलिए असर होने वाला है कि मुल्क की सियासत में, मुल्क के मीडिया में, जहां कहीं कोई जब इतनी बड़ी तब्दीली आती है और सबकी नजर में बिल्कुल ऐसा है जैसे आखिरी झटका लगा हो। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं गौहर रजा साहब, जो जाने माने साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, शायर हैं, फिल्म मेकर हैं। अब से पहले हमारे चैनल पर 2-3 बार वक्त दे चुके हैं। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं गौहर रजा साहब। आप ये बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। खास तौर पर मैं पहले फिल्म के बारे में बात करना चाहूंगा। कश्मीर फाइल्स पर क्या कुछ हुआ और कहां क्या नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको? काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर बुलाने का। आपने जो शुरू में इंट्रोडक्शन दिया, उसमें सिर्फ इतना जोड़ना चाहूंगा मैं कि जो हालात हैं उनकी शिद्दत हम सब महसूस कर रहे हैं, और ये शिद्दत बढ़ती जा रही है। ये ऐसा नहीं है कि एक जगह ठहर गई हो। जो फांसीवादी हमला है, जो फिस्तायत का चेहरा हमें दिखाई दे रहा है, वो भयानक से भयानक तर होता चला जा रहा है। और हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि जब कश्मीर फाइल जैसी फिल्म एक तो पहुंच जाती है तो फिल्म फेस्टिवल में,
हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि गोवा फिल्म फेस्टिवल दुनिया के माने हुए फिल्म फेस्टिवल्स में से एक है, जिसके ऊपर हमारा मुल्क फख्र कर सकता था कि हमारी फिल्म जो हैं उनमें जो अच्छी फिल्में होती हैं साल भर की, वो चुनी जाती हैं और उनके साथ दुनिया की और फिल्में आती हैं। तो दुनिया भर के खूबसूरत फिल्मों का एक फेस्टिवल मनाया जाता है। ये दुनिया के किसी भी फेस्टिवल के ऑलमोस्ट बराबर है। और इसमें एक ऐसी फिल्म पहुंच जाती है जिस फिल्म का नाम है कश्मीर फाइल। अब ये कश्मीर फाइल्स फिल्म का आपने इंट्रोडक्शन दे ही दिया, ज्यादातर लोग जानते हैं, बहुत लोगों ने देखी, कुछ मेरे जैसे लोगों ने नहीं देखी, और उसकी वजह मैं बताना चाहूंगा कि क्यों नहीं देखी ये फिल्म, और ना कभी देखना चाहूंगा इस फिल्म को। तो ऐसी फिल्म पहुंच जाए, ये एक तो शर्मिंदगी की बात है। वो व्यू करने के लिए, दिखाने के लिए फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हो जाए, ये एक बहुत शर्मिंदगी की बात है। लेकिन जो कुछ होता रहा पिछले 8-10 सालों में, उस उसका रास्ता यही था कि ऐसी फिल्में पहुंच जाएं, और किसी को कोई बहुत ताज्जुब नहीं हुआ कि ये फिल्म वहां पहुंच गई। और इसकी वजह यही है कि सबने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब यही हालात मुल्क के अंदर रहेंगे कि इस तरह की फिल्में बनाई जाएंगी। यानी मीडिया के ऊपर हमला जो शुरू हुआ था, वो अब फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच गया है। मैंने क्यों नहीं देखी फिल्म, उसकी वजह यह, और मेरे जैसे बहुतों ने नहीं देखी, मैं कोई अलग शख्सियत नहीं रखता हूं इस मामले। मैं समझता हूं अदब और फन का तौलने का दो तरह से मेयार होता है। आप मीजान जब आप तराजू पे तौल रहे हैं, तो उसको दो तरह से तौला जाना चाहिए। एक तो उसमें कितनी खूबसूरती है, कितनी नई बात है, किस तरह की कलाकारी है, और वो कलाकार जिन्होंने किया है वो काम, वो कितना खूबसूरत है। अगर फिल्म को लें तो ये कि एक्टिंग कैसी है, डायरेक्शन कैसा है, म्यूजिक कैसी है, जो एक्टर्स हैं उनको सही सिलेक्ट किया गया है या नहीं, वगैरह वगैरह, कहानी कैसी है, ये सब कुछ देखा जाता है। पर ये हमारे पूरे कल्चर में, दुनिया के कल्चर में, दुनिया के बेहतरीन फिल्म बनाने वालों के कल्चर में रचा बसा है या नहीं, हम ये देखते हैं। पर खाली इससे काम नहीं चलता। अगर हम एक कविता की बात करें, एक नज्म की बात करें या गजल की बात करें, तो जो हमारा सरमाया है उसका इस्तेमाल कितना किया गया और कितना खूबसूरती से किया गया, यही फिल्म के लिए, यही पेंटिंग के लिए, यही म्यूजिक के लिए। पर दूसरी चीज कहीं ज्यादा है। हर एक कलाकृति, जिसे हिंदी में कहते हैं, उसका एक मकसद है। अगर ये मकसद खराब है तो बाकी सब कितना भी अच्छा हो, उसको अच्छा नहीं माना जा सकता। अगर मकसद आपका ऐसा है कि आप जंग के फेवर में खड़े हो जाएं, आप लोगों के खून खराबे के लिए खड़े हो जाएं, आप समाज को बांटने के लिए खड़े हो जाएं, कितनी भी खूबसूरती से बनाई गई फिल्म जो है, अगर उसका मकसद ये है कि वो इंसानियत के खिलाफ खड़ी हो रही, तो फिर वो अच्छी हो ही नहीं सकती, उसको अच्छा नहीं माना जा सकता। और मैंने इसीलिए इस फिल्म को नहीं देखा, क्योंकि इसका मकसद बहुत क्लियर था। इसका मकसद ये था कि कश्मीर को छोड़ दीजिए, कश्मीर का नाम लेकर के, कश्मीरी पंडितों का नाम लेकर के बाकी हिंदुस्तान के हिस्सों में आप विभाजन फैलाना चाहते थे, आप तफरका डालना चाहते थे, आप एग्रेसिव होना चाहते थे, और वही इस फिल्म ने किया। और उसको पूरी तरह से सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, पावर में है, हुकूमत जो चला रहे हैं, उनका पूरा का पूरा समर्थन हासिल था। तो ये फिल्म देखने लायक तो नहीं थी, ये मेरा हमेशा से अंदाजा था। पर अब जो कुछ हुआ उसने मेरे और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के जो खदशात थे उनको सही ठहरा दिया। पूरी की पूरी जूरी के बिहाफ के ऊपर, जूरी के चेयर जो हैं, जो इंटरनेशनल मतलब फेम का एक बड़ा फिल्मकार है, वो खड़े होकर के ये कहता है, और जूरी के बिहाफ पे कह रहा है, वो उसको जूरी ने बोलने के लिए कहा कि ये बेहुदा फिल्म है,
ये प्रोपेगेंडे वाली फिल्म है और इसको यहां होना ही नहीं चाहिए था। ये ताज्जुब की बात है कि ये कैसे आ गई। ये ना सिर्फ उन लोगों के मुंह पर तमाचा था जिन्होंने ये फिल्म बनाई, लेकिन वो घटिया फिल्म बनाने की आजादी होनी चाहिए भाई। आप घटिया फिल्म बनाना चाहते हैं, आप कैसी, एक डेमोक्रेसी के अंदर खराब फिल्म, घटिया फिल्म, प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने की आजादी होनी चाहिए। मैं उस आजादी को क्वेश्चन नहीं कर, पर यह कि उसको आप कहें कि वो एक आर्ट फिल्म है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और इस फिल्म फेस्टिवल ने वो बर्दाश्त नहीं किया। ये बहुत जरूरी और कहने वाली बात है। कल को शायद ये फिल्म फेस्टिवल बर्दाश्त करने लगे, क्योंकि इसके ऊपर भी कब्जा हो जाएगा। अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा है, हाई कोर्ट बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा है, नीचे के कोर्ट बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो कल को इनकी क्या औकात है। मतलब ये तो फिल्मकार हैं, चलते फिरते लोग हैं, कुछ पैसा वैसा कमाते हैं। इसी तरह से इनको देखा जा रहा है कि इनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और ये जो फांसीवादी सरकार है, ये जो फैशिस्ट हैं, ये उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस्तेमाल किया है। दूसरी बात कहने की यह है कि अगर किसी समाज में फिल्म के ऊपर, कला के ऊपर हमला होता है, तो ये जान लेना चाहिए कि आपके दरवाजे के ऊपर भी आहट शुरू हो गई फैशिज्म की। आप बच नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक फिल्म का मामला है, आप ये नहीं कह सकते कि एक शायर का मामला है, आप ये नहीं कह सकते कि एक कविता का मामला है, एक किताब का मामला है, एक म्यूजिक का गाने का मामला। अगर फिल्म तक मामला पहुंच गया है तो आपके दरवाजे के ऊपर वो आहट हो रही, जिससे आप बच नहीं पाएंगे कल। और मशहूर नज्म है कि मैं खामोश रहा जब वो कम्युनिस्ट के लिए आए, वगैरह वगैरह। तो जब वो मेरे लिए आए तो कोई बोलने वाला नहीं था। इस लेवल पर इस मुल्क को पहुंचा दिया जाएगा। यानी जो शहरी अपने को सेफ महसूस कर रहे हैं, उनके लिए ये आहट जो है वो बहुत खतरनाक आहट है। ये जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है इस मुल्क के अंदर, वो बड़ी भयानक है। क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है कि किसी मेंढक को आप एकदम से गर्म पानी में डालें तो वो उछल जाएगा, लेकिन धीरे 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 गर्म करते रहें पानी को तो वो शायद मर जाएगा। उसके अंदर सख्त ही नहीं रहेगी बात उछल के जाने की। तो हम उन हालात से गुजर रहे हैं। अब यहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इस हद तक पहुंच गया कि इजराइल की गवर्नमेंट, उनके जो सफीर हैं इस मुल्क के अंदर, वो माफी मांगने खड़े हो गए। ये भयानक है। मतलब किसी भी मुल्क के लिए, किसी दो मुल्कों के लिए, कि एक फिल्म फेस्टिवल हो रहा है जिसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिसको पूरी आजादी होनी चाहिए कि किस फिल्म को वो अच्छा कहें, किस फिल्म को वो बुरा कहें, वो अपने पैमाने के ऊपर, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, वो अपने पैमाने के ऊपर उसको नापें और कहें कि ये फिल्में अच्छी हैं, हम इनको वेलकम करते हैं, ये फिल्में बुरी हैं। पर यहां दो गवर्नमेंट्स मिलकर के उस पूरी जूरी को अटैक करने लगे। माफियों का सिलसिला शुरू हो गया। और जिस तरह से ट्रोल आर्मी ने लिखा है और जिस तरह की जबान इस्तेमाल की है सोशल मीडिया के ऊपर, वो मेरे ख्याल में सदियों की तहजीब के ऊपर एक बेहद गंदा हमला। एक बार फिर से वो ट्रोल आर्मी का तरीका यही है कि वो सबसे गंदी जबान इस्तेमाल करके, गालियां इस्तेमाल करके दूसरे का मुंह बंद करना चाहते हैं। यहां आखिरी बात जो मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं, और दर्शकों को ये समझना चाहिए, ये हम में से हर शहरी को इस बात को समझना चाहिए कि फिल्म बुरी है, ये आप मानने को तैयार नहीं, तो अब आप कौन सा रास्ता निकालेंगे। ये रास्ता निकाला जाता है जो फैशिस्ट हमेशा यही रास्ता अपनाते हैं कि जिम्मेदार उस आदमी को ठहराते हैं जिस आदमी ने सच बात कही। ये एक्सेप्ट करने के बजाय कि फिल्म घटिया है, गलीज है, बेहुदा है, बजाय ये एक्सेप्ट करने के लिए प्रोपेगेंडा है, आप उस आदमी को या उस कमेटी को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं कि वो मुल्क के खिलाफ हैं, वो एंटी इंडिया हैं, वो एंटी हिंदू हैं, वो एंटी दिस हैं।
ये सब कुछ हम पाकिस्तान में, मैं बार बार कहता हूं, देख चुके हैं। तकलीफ ये है कि ये सब कुछ हिंदुइज्म के नाम के ऊपर, जो एक बहुत ही खुला हुआ मजहब था, उसके नाम के ऊपर ये सब कुछ किया जा रहा है। मैं अगली नस्लों के लिए बहुत परेशान होता हूं जब इस तरह की कोई चीज होती अच्छा गौहर रजा साहब, आपने बहुत ही अहम बात कही, वो ये कि इस हालत में हर एक को समझ लेना चाहिए कि उसके दरवाजे पर आहट पहुंच चुकी है। इस वक्त में एक और चीज सामने आई इस कंट्रोवर्सी के जरिए। आम तौर पर ये एक नैरेटिव है या एक नजरिया है, आमतौर पर मुसलमानों में ज्यादा है ये, और शायद हम भी कहीं ना कहीं उसका शिकार होते हैं। ऐसा लगता है कि सभी इजरायली मुसलमानों के खिलाफ हैं। ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ होते हुए एक इजरायली फिल्म मेकर ने ये आवाज उठाई है। तो ये एक बहुत ही बिल्कुल नई किस्म की तस्वीर एक इजराइल की तरफ से आने वाले आदमी की तरफ से सामने आई है। उसे थोड़ा सा और बता दीजिए, चूंकि आप फिल्म मेकर हैं, आर्टिस्ट के तौर पर आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से नैरेटिव्स में नहीं फंसना चाहिए, या जो भी आप कुछ कहना चाहें। देखिए, पूरी हिस्ट्री में अगर हम देखें तो सिवाय इस दौर के, जिसको हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का दौर कहते हैं, उसके अलावा मुसलमानों और यहूदियों में कभी कोई बड़ा टकराव नहीं दिखाई देता। मदीने में जरूर हमको दिखाई दिया था, लेकिन वहां सुलह हो गई, और हमें यहूदियों और मुसलमानों के बीच में कोई बड़ा टकराव इन सदियों में नहीं दिखाई देता। ये कहना कि सारे मुसलमान आतंकवादी होते, या सारे यहूदी एंटी मुस्लिम, या सारे हिंदू एंटी मुस्लिम, ये सब एक ही जैसी बातें। ये कच्चे और बीमार जहन की बात है। हमें खड़ा होना चाहिए सरकारों के खिलाफ, हमें खड़ा होना चाहिए उस जहनियत के खिलाफ जो फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रही। खुद इजराइल के अंदर हजारों लाखों यहूदी लगातार उठते रहे, सिर्फ अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि फिलिस्तीन के फेवर में भी उठे, और उन्होंने कुर्बानियां भी दी। दुनिया के और हिस्सों में भी बहुत सारे ऐसे यहूदी हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ऐसे यहूदी हैं जो आज भी इजराइल के साथ खड़े हुए हैं और वहां की सरकार के खिलाफ। तो ये जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, आप शायद जो कहना फिलिस्तीन के हक में, हाँ, जो फिलिस्तीन के साथ ही नहीं खड़े हैं, वो उनके हक में है पूरी तरह से, कि जिस तरह से उनके अपने हुकूक के ऊपर हमला किया जा रहा है, वैसे ही फिलिस्तीन के लोगों के हकूक पे हमला किया जा रहा है। तो ये सोचना कि यहूदी खराब है, यहूदी मजहब खराब है, ये कच्चे और बीमार दिमाग की, जैसा मैं कह रहा हूं। उन्हें मालूम नहीं है। आसान दुश्मन तलाश कर लो, आसान जबान में बात कर लो, सारे यहूदी ऐसे, सारे मुसलमान ऐसे होते, सारे हिंदू ऐसे होते। न सारे हिंदू एक जैसे हो सकते हैं, न सारे मुसलमान एक जैसे हो सकते हैं, न सारे यहूदी हो सकते हैं, न सारे क्रिश्चियंस हो सकते हैं। ये बिल्कुल कच्चे दिमाग की बात है, और ये पहली बार ऐसे लोगों के लिए झटका लगा होगा जो इस तरह की ज़हनियत रखते हैं। मैं जाहिर है, और मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो ये बात जानते हैं। जी जी जी, ये बहुत ही अहम बात है, और आम तौर पर चीजों को जरा नजदीक जाके समझना चाहिए कि हकीकत क्या है। और जो मिसाल आपने यहाँ की भी दी कि ना सभी हिंदू होते, वो हिंदू और हिंदुत्व वालों में जो फर्क नजर आ रहा है वो बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि जो जायनिस्ट यहूदी हैं वो और हैं, और जो आम यहूदी हैं वो और हैं। बहरहाल, तो अच्छा, अब मैं चलता हूं एनडीटीवी की तरफ। एनडीटीवी का जिस तरह से एक तरह से किला कमा जिसे कहा जा सकता है उर्दू जबान के मुहावरे में, ये किस तरह से आप इसको कैसे देख रहे हैं? रवीश कुमार अपनी मेरा बात दिल आज खुश हो गया एक नौजवान की पोस्ट पढ़ के।
उसने ये लिखा है कि मैं, किसी और का नाम लिया है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मैं उनको बहुत पसंद करता था एज रिपोर्टर, और उनके प्रोग्राम हर हफ्ते लगातार मैं देखता था। मेरे फादर जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि रवीश का प्रोग्राम देखा करो, वो सबसे अच्छा होता है। ये अगर कोई डाल रहा है तो आप सोचिए कि इस पत्रकार की कितनी कदर लोगों के दिलों में है। यानी दूसरे कैंप के लोग भी इज्जत की नजर से उसको देखते हैं, कह ना पाए वो अलग, मतलब सोशल मीडिया पे या किसी प्लेटफॉर्म पे ना कह पाए वो, लेकिन वहां भी रवीश की अपनी कदर कीमत थी। क्यों थी? हमें ये जानने की कोशिश करना चाहिए। रवीश कहीं आसमान से नहीं उतरे थे। रवीश कोई एक छोटे से गांव के, जैसा वो बताते हैं, वहां से निकले हुए, सिर्फ हिंदी जानने वाले। वो लिखते भी हैं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, बार बार, और ये बात कहते भी हैं वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो रवीश क्यों इन 8 सालों में इतने बड़ी उम्मीद का पैकर बन गया लोगों के लिए? उसकी दो ही वजह थी। एक वजह तो ये थी कि रवीश एक अकेले पत्रकार थे, और मैं ये नहीं कह रहा हूं वो बहुत अलग थे, लेकिन एक अकेले पत्रकार थे, मेहनत करते थे, डाटा इकट्ठा करते थे। और रवीश का अपना कहना यह है कि बहुत सारे लोगों ने बाद में मदद करनी शुरू कर दी थी उनकी, डेटा इकट्ठा करने में, सही कहानी इकट्ठा करने में, क्या, क्यों, कैसे, कहां के जवाब देने में, वगैरह वगैरह, और गलतियां सुधारने में ये भी। तो रवीश ने ये गलतियां भी सुधारी, और मतलब ये हम सब करते हैं जिंदगी में। लेकिन एक तरफ तो रवीश के अंदर टैलेंट था, इसमें कहने में मुझे कोई आर नहीं है। उनकी जबान, वो जो लिखते हैं, वो जो बोलते हैं, दोनों चीजों में बहुत पोएटिक लैंग्वेज होती। दूसरी चीज ये थी कि उसके अंदर कहीं हिंसा नहीं होती। रवीश के अपने प्रोग्राम्स में गुस्सा नहीं होता है, उसके अंदर अदम तशद्दुद वाला मामला है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई घूसा मारने के लिए तैयार बैठा था और कैमरे के आते ही उसने घूसा पट्टी शुरू कर दी। ये रवीश की अपनी खूबियां थी। लेकिन ऐसी खूबियां और बहुत लोगों में हो सकती हैं, वो जबान शायद ना हो जो बहुत खूबसूरती से वो हिंदी इस्तेमाल करते हैं। दूसरी वजह जो कहीं ज्यादा अहम है वो ये है कि जब डार्क टाइम्स शुरू होते हैं, जब अंधेरा बढ़ने लगता है, तो जब जो दिया अपनी लौ को तेज करने की कोशिशों में लग जाता है बजाय बुझ जाने के, उसकी कदर कीमत होती है। वो उम्मीद दिलाता है कि ये अंधेरा छट सकता है, इस अंधेरे से लड़ा जा सकता है, इस अंधेरे को कम किया जा सकता है अगर लड़ भी ना पाए तो। ये जो उम्मीद थी, ईमानदारी के साथ साथ इस उम्मीद ने रवीश को मीडिया का हीरो बना दिया। अनकॉम्प्रोमाइजिंग होना अपने अंदर बहुत बड़ी बात है। रवीश के और एनडीटीवी के दोनों के साथियों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। दोनों के पास वो रास्ता था जो आज तक के पास था, जो जी टेलीविजन के पास था, जो न्यूज नेशन के पास था, जो इन बहुत सारी चैनल्स हैं, सबके पास वो रास्ता था कि कॉम्प्रोमाइज कर ले। और इन सब के पास था तो फिर एनडीटीवी के पास भी था, कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे। चैनल ना करती, रवीश तो कर ही सकते थे। अगर कर लेते तो फिर वही उस भांड चौकड़ी में शामिल हो जाते, बड़ा आसान होता। लेकिन जो इज्जत मिली है रवीश को, वो इज्जत डेफिनेटली नहीं मिलती। तो मैं ये दो वजह खास समझता हूं रवीश के आज हीरो बन जाने की। ये कि 1 घंटे के अंदर अंदर एक वीडियो आता है और उसके 10 लाख व्यूज मुल्क में हो जाते हैं, ये अपने अंदर बहुत बड़ी बात है। जबकि वो आदमी सोशल मीडिया पे डाल पा रहा हो, अब उसके हाथ में चैनल ना बचे, ये अद्भुत बात है। और आज कह रहे हैं कि 1 मिलियन से ऊपर व्यूज हो चुके हैं।
और बहुत तेजी के साथ जो जो उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू की है, उसके सब्सक्राइबर बने हैं, ये अद्भुत बात है। ये बताती है कि मुल्क में अभी भी प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस की आवाज जिंदा है और लोग चाहते हैं कि ये आवाज जिंदा रहे। अगर नौजवान इस मुल्क के शहरी ये नहीं चाहते होते कि ये आवाज जिंदा रहनी चाहिए, तो वो रवीश को भी इग्नोर कर देते। हो सकता है कि रवीश की वो रीच अब ना रह पाए जो एनडीटीवी के जमाने में थी। ये भी हो सकता है कि ये एक नया मोड़ मीडिया में आए कि रवीश के साथ साथ जो यूट्यूब चैनल्स जो लोग चला रहे हैं, उनको लोग ज्यादा देखना शुरू कर दें बजाय टेलीविजन के। टेलीविजन वैसे भी इडियट बॉक्स एक जमाने में कहा जाता था, आजकल तो वो सिर्फ भोपू रह गया है, जो कुछ ऊपर से हुक्म आता है उसको वो बचा लाते हैं। रवीश ने ये दिखाया है कि ऐसा भी किया जा सकता है। पूरे की पूरी कॉरपोरेट सेक्टर मिल करके भी उसको खरीद नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक शख्स, ये बात कही गई कि रवीश कुमार को नहीं खरीद सके तो टेलीविजन चैनल ही खरीद लिया और रवीश कुमार की वजह से। और ये भी एक बयान आया था कि हम इसको फायदे के लिए नहीं खरीद रहे हैं, अडानी ग्रुप की तरफ से ये भी एक बयान आ चुका है। तो जाहिर फायदे के लिए नहीं खरीद रहे, वो पॉलिटिक्स के लिए खरीद रहे हैं। जी, और जी। मुझे एक बड़ा ताज्जुब हुआ है देख करके, ये जो ट्रोल आर्मी है, आरएसएस के खरीदे हुए लोग हैं जो लिखते हैं, वो रवीश के खिलाफ इतना जहर उगल रहे थे और इतना मजाक उड़ा रहे थे कि अब क्या करेंगे रवीश जब चैनल ही खरीद ली गई। इससे साफ जाहिर होता है कि वो सिर्फ मोदी के फेवर में नहीं है, वो मोदी के खाली भक्त नहीं है, वो अडानी के भक्त हैं। असल में वो अडानी के लिए तालियां बजा रहे थे कि तुमने खरीद करके कितना बड़ा कमाल किया है। तो ये बात बहुत साफ दिखाई दे रही है कि आरएसएस भक्त, आप कुछ भी नाम लें उनको, वो रवीश बनाम अडानी में अडानी के साथ है, वो रवीश के साथ नहीं। मैं कह रहा था ना कि अकेला एक पत्रकार है, वो जहां भी है वो अकेला ही है, उसके पास कोई कंपनी थोड़ी ना है, कंपनी तो कोई और चला रहा है। कंपनी ने स्पेस दे दी वो अलग बात है, लेकिन वो तो अकेला है, वो तो बिकने के लिए हमेशा तैयार हो सकता है जैसे औरों ने किया है। यहां पर ये जो पूरा फैशिस्ट फोर्स है हिंदुस्तान का, वो किसके साथ खड़ा है ये बड़ा क्लियरली सामने आ गया है। वो रवीश जैसे अकेले पत्रकार के साथ नहीं है, वो अडानी जैसे कॉरपोरेट सेक्टर के साथ। लेकिन बहरहाल रवीश ये कह रहे हैं कि अब नए किस्म का मीडिया है, जो पब्लिक है वही अपने आप में एक मीडिया इंस्टीट्यूशन की शक्ल इख्तियार करेगी, इस तरह की बात उन्होंने कही है। और अच्छा, आखिर में हमने आज एक ऐसी फिल्म के बारे में बात की और एक चैनल के बारे में बात की। ये दोनों मीडिया के ही दोनों अलग अलग किस्में हैं और आपका फिल्मों से बहुत नजदीक से ताल्लुक रहा है और जाहिर है इन दोनों चीजों को समअप करके कोई सिचुएशन को अगर आखिर में कोई कुछ आप नतीजे के तौर पर कुछ कहें तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए कुछ बात जाएगी। मैं नतीजे के तौर पे यही कहना चाहता हूं कि उम्मीद की किरणें वहीं से निकलेंगी जहां पर अंधेरा ज्यादा है। अंधेरे की किरणें नहीं हुआ करती, उम्मीद की किरणें होती हैं जहां एक फेस्टिवल में कोई खड़ा होकर के कहेगा मुझे भी बात कहनी है कि ये फिल्म जो है ये बेहुदा और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। कहीं रवीश कुमार खड़ा होकर के कहेगा कि मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ये उम्मीद की किरणें यहीं से निकलेंगी, बदलाव यहीं से आएगा। मैं रवीश से बिल्कुल अग्री करता हूं कि नए किस्म से लोग प्रोटेस्ट करेंगे, पुराने तरीके नहीं हो सकते, नहीं चल सकते, तो नए तरीके निकालेंगे लोग। और नई नस्लें पुरानी नस्लों से कहीं ज्यादा पावरफुल भी होती हैं और कहीं ज्यादा क्रिएटिव भी होती हैं, वो अपने तरीके निकाल लेती हैं। हमें और मुल्कों में ये साफ दिखाई दे रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब, आपने खास तौर पर रवीश कुमार के बारे में जो बातें बताई बहुत कम लोग जानते हैं और आरएसएस के लोग भी
अंदर अंदर उसको देखते हैं, ये बात आपने बताई। और फिल्म के बारे में जो कश्मीर फाइल्स के बारे में बात हुई, उसमें आपने ये भी बताया कि सभी इजरायली एक जैसे नहीं होते, यहूदी होना अलग चीज है, जायनिस्ट होना अलग चीज है, इसलिए ना सभी मुसलमान एक जैसे, ना हिंदू एक जैसे, ना यहूदी एक जैसे, अच्छे और बुरे लोग हर जगह हैं, उन्हें हमें सही से पहचानने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।